कश्यप के पास जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और इसके बाद हम आज के मेहमानों के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 12:12 हो रहे हैं और आपसे लगभग 2-2.25 घंटे के बाद वो ऐतिहासिक पल आ जाएगा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि देश में पहली बार ऐसे होने वाला है जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा और लिखा जाएगा इतिहास में एक उदाहरण कि अगर भ्रष्टाचार की नींव पर कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसका अंत यही होगा। बहरहाल ताजा अपडेट सबसे पहले, ओवर टू यू प्रेम। आपकी अभी तक की जो अपडेट है, आपने जैसे कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जो ये इमारत खड़ी हुई थी, इसको एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर आप इतना बड़ा इमारत खड़ा क्यों न कर लो, उसको जमींदोज कर दिया जाएगा, उसको जमीन में दफना दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अब जो है पूरी जो है आला कमान की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, अमली का पहना दिया गया है। अब ही देर में जो है ये विस्फोट होगा यहाँ पर, इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपातकाल जैसी सिचुएशन बनती है तो उसको लेकर जो है 8 एम्बुलेंस इधर से उधर घूम रही है, 400 पुलिसकर्मी को तैनात किए गए, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं आपको बता दें स्मोक गन 15 स्मोक गन एरियाज में, पूरे एरियाज में लगा दिए गए हैं। और आज जो ये विस्फोट होगा तो इससे 500 मीटर का जो एरिया है, 500 मीटर के एरिया में किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। मात्र और आप 5 से 6 लोग मौजूद रहेंगे और वो जो 6 लोग रहेंगे वो 100 मीटर के रेडियस के अंदर रहेंगे, जिसमें कि 3 साउथ अफ्रीकी है जिनको कि ये जेट को जो कमान मिला था उसके ही मेंबर्स हैं और भारत के जो डेमोलिशन एजेंसी के मेंबर है वो सब उसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि विस्फोट होने के 30 मिनट के बाद ही जो टीम बनाई गई है वो टीम मौके पर पहुंचेगी, दोनों जगह पहुंचेगी। आपको बता दें मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इमारत यहाँ पहुंचेगी और आज ट्विन टावर के अंदर जाके देखेगी जितने भी विस्फोटक लगाए गए थे आखिर उसमें विस्फोट हुआ कि नहीं। इसके साथ ही बगल में जो सोसाइटीज है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पर पहुंचेगी और देखेगी कि वहां पर हद ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है। तो तमाम एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की टीम इसमें है और इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां हो गई है, अमली जामा पहनाना बाकी है। और मुझे प्रेम एक चीज क्लियर करिए, क्योंकि पूरी तरीके से इलाके को सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी थी और अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन है अब वो अपने हाई पॉइंट पर होंगी। ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने बताया कि अंतिम जो टीम होगी जो इस प्रक्रिया को, इस फाइनल प्रोसेस को अंजाम देगी, उस टीम के बारे में अगर आपके पास कोई डिटेल हो प्रेम। देखिए निश्चित तौर पे आपको बता दें कि इसमें जो ब्रिंक मैन है जो कि जेट के एमडी है वो मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही मार्टिस मौजूद रहेंगे, स्मिथ मौजूद रहेंगे, ये तीनों साउथ अफ्रीकी है। वहीं इंडियन जो मयूर मेहता है ये मौजूद रहेंगे। इनकी निगरानी में ये पूरा काम हो रहा है, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने और आश्वासन दिया है देशवासियों को, बाइट करते हुए उन्होंने बाइट देते हुए भी कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन हम इससे निपटने को लेकर जो है पूरी तरीके से तैयार है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरीके के हताहत होने की मामले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो डेमोलिशन होगा ये वर्टिकल या फिर डाउनफॉल नहीं होगा, ये डायरेक्ट जो है सीधे इमारत को जो है जमीन में मिला दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए एक चीज जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है वो है पॉल्यूशन का मामला, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ये डेमोलिशन होता है तो 3 किलोमीटर की रेडियस में जो पूरा धुंध का अंबार छा जाएगा और पूरे जो मिट्टी धूल है वो 3 किलोमीटर तक रह जाएंगे। और आपको बता कि अभी हम ये हाईवे पे मौजूद है और यहाँ पर जो है मध्यम हवाएं चल रही है, तो हवाओं का जो है असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो हवाएं चलेंगी तो ये पूरा फैलेगा। तो इसको लेकर जो स्मोक गन जो है वो लगाए गए, 50 से ज्यादा टैंकर्स लगाए गए हैं जो पानी का छिड़काव करेंगे। धूल कण को जमीन में जिसे मिला दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई है, यानी प्रोसीजर के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप वो 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं ट्विन टावर के नाम से मशहूर, लेकिन ये ट्विन टावर दरअसल भ्रष्टाचार के टावर कहे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे टावर जो अब आने वाले वक्त में ऐसी परिस्थिति ना हो कि बनी बनाई बिल्डिंग्स को तोड़ना पड़ जाए, ध्वस्त करना पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे जब ध्वस्त किया जाएगा तो एक बड़ा उदाहरण आने वाले वक्त के लिए भी। इन्हीं बिल्डिंग्स के साथ हमारे साथ 2 और गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सिविल इंजीनियर ज्योत्सना जी भी जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि
सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब ऐसा कंट्रोल एक्सप्लोजन के जरिए जब भी कोई डिमोलिशन होता है तो उसकी सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि आसपास के इलाकों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आज के लिए क्या किस तरीके से आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नजर में क्या था? जोरशीद सिंह जी हैं, मैं माफी चाहती हूँ जोरशीद जी। जोरशीद सिंह जी हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं। जोरशीद जी प्लीज कंटिन्यू करें। इट्स ओके, जनरली होता है मेरे नाम के साथ। सो यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि दो तरह के डिमोलिशन के तरीके हो सकते हैं, और आप सभी लोग जनरल जो हमारी आम जनता है वो इस चीज को ऐसे भी समझ सकती है कि एक होता है एक्सप्लोजन और वही दूसरी चीज होती है इम्प्लोजन। यहाँ पे हम इम्प्लोजन की मदद से इस बिल्डिंग को गिराएंगे। एक्सप्लोजन जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, बॉम्ब फटता है तो एक छोटे सी जगह से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है, तो उस वजह से होता ये है कि बहुत सारा नुकसान जो है वो होता है, और उसी के साथ जो मलबा है वो बाहर की तरफ फैलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आसपास के रिहायशी इलाकों को हमें ध्यान में रखना है तो हम एक्सप्लोजन यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें यहाँ पे इम्प्लोजन का जो एक टेक्निक है वो इस्तेमाल करी गई है, जिसमें बाहर की तरफ से प्रेशर को दिया जाएगा। यानी कि हम ऐसी जगहों पे होल करके एक्सप्लोसिव लगाएंगे कि जब वो फटेंगे तो उनकी वजह से जो डेब्रीज हो वो कम से कम बाहर और ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ जाए, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके, आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बताया कि काफी ज्यादा यहाँ पे सुरक्षाओं का जो है सुविधाएं भी की गई हैं, तो एनवायरनमेंट में भी इस चीज का असर कम से कम हमें करना है, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा तो वहां पे जो डेब्रीज होंगी यानी कि जो मलबा होगा वो कई टाइम तक, कई वक्त तक आप कह सकते हैं कि हवा में रहने वाला है। और इसमें जो सबसे परेशानी वाली चीज जो होने वाली है वो है PM10। अब ये PM10 बेसिकली आप जब भी कंस्ट्रक्शन साइट, या बहुत कॉमन चीज जो दिल्ली वासी जो है इस चीज को समझते भी होंगे, जब फसल जलाई जाती है तो उस वक्त में जो आपका पोल्यूशन होता है उसमें PM10 ही निकलता है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे इंक्लूजन का जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाएगी, जिस वजह से जो आसपास मलबा है वो कम से कम फैले। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज रहने वाला है वो ये है कि इस बिल्डिंग को हमें पूरी तरह से सीधा का सीधा नीचे गिराना है। ये थोड़ा सा भी हमारे पास स्कोप नहीं है कि ये इनक्लाइन हो जाए, क्योंकि इनक्लाइन अगर हुई तो उसी के बगल में वो सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते भी हैं, जिनको अभी के लिए जो ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टर रिमझिम ने आपके लिए तैयार की है। क्या कुछ वहां पर प्रिकॉशन के तौर पर कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लिए गए हैं, तैयारियां क्या है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं रिमझिम की नजरों से और फिर चलते हैं अपने एक्सपर्टीज के पास। 2:30 पर बटन दबेगा और ये 40 मंजिला बिल्डिंग धाराशाही हो जाएगी, पूरी की पूरी धूलग्रस्त हो जाएगी। आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग गिराई जाएगी इसमें जो है 2 टीमों का गठन किया गया है। सुरक्षा को लेकर आपको अगर जानकारी दें तो इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है, जो कि एक बिल्डिंग गिरने के करीब 30 मिनट बाद इस बिल्डिंग में जाएगी, ये देखने के लिए कि इसमें जो एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फट चुके हैं या फिर अभी भी कोई डिफ्यूज होना बाकी है। और एक जो दूसरी टीम का गठन हुआ है वो आसपास की ये जो सोसाइटीज हैं, आप देख सकते हैं इनको सफेद कपड़ों से पूरी तरीके से ढक दिया गया है, इनमें जाएंगे ये देखने के लिए कि इन बिल्डिंग्स में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग है सुपरटेक का ट्विन टावर, ये जो बिल्डिंग है इसमें ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं, कुल 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं। आपको बता दें ये ब्लैक बॉक्स इतने ज्यादा मजबूत हैं कि वो बिल्डिंग पूरी की पूरी ये गिराई जाएगी, उसके बावजूद भी उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और उन बिल्डिंग्स का मेन जो देखना है वैज्ञानिकों को, वो ये चीज उस ब्लैक बॉक्स के जरिए देखना है कि इस बिल्डिंग में कितनी कंपन हुई, कितनी आवाज आई, कितना आसपास की बिल्डिंग्स में क्या चीज जो है नुकसान पहुंचा सकता है, या क्या कितना कंपन हुआ है जमीन में। ये सारी चीजों का जायजा उससे लिया जाएगा। राहुल के साथ मैं रिमझिम सिंह, नोएडा।
तो पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको अप्लाई किया गया है और जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि जो पूरा एरिया है उसे सैनिटाइज कर दिया गया है। 1 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। 250 मीटर का एरिया है जिसे नो मैन लैंड बना दिया गया है, नो मैन एरिया कर दिया गया है। कोई भी वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसके अलावा मीडिया को भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में 600 मीटर की डिस्टेंस पर ही रखा गया है। हमारे साथ जोशित सिंह जी जुड़े हुए हैं लगातार और संदीप मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, थोड़ा सा इंतजार और आपको करना पड़ेगा क्योंकि जोशी जी के साथ हम जो बात कर रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण है और जोशी जैसा समझा रहे थे कि ऐसी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिल्डिंग सही सलामत तरीके से गिरे। देखिए सही सलामत तो अभी खड़ी है लेकिन सही सलामत तरीके से इसलिए गिरे क्योंकि आसपास भी जो एरिया है 9 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही दूसरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, एक गांव भी पड़ता है, वहां पर भी सैनिटाइज तो कर लिया गया है लेकिन फिर भी डर सबके मन में है। जोशित, आपने जैसे कहा था कि डर सबके मन में है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जोशित, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें, फिर मैं संदीप जी के पास जाती हूँ। हाँ जी, तो हमें पहले ये चीज़ें समझनी है कि 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने हैं इस डिमोलिशन के दौरान। पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा कि पूरी बिल्डिंग सीधी नीचे आनी चाहिए। थोड़ी भी हमारे पास स्कोप नहीं है। अगर आसपास खाली जगह होती हम थोड़ा बहुत भी एरर यहाँ पे टॉलरेट कर सकते, बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा भी ऑप्शन नहीं है। और जैसा आप सब जानते भी हैं कि हमारे देश में ऐसा डिमोलिशन सबसे पहली बार हो रहा है। दूसरा जो चैलेंज यहाँ पे है वो डिमोलिशन के बाद आएगा और वो होगा एनवायरमेंटल के जो एस्पेक्ट्स है उनसे रिलेटेड, यानी कि जो धुआं उड़ेगा यहाँ से, जो आपके डेब्रीज गिरेंगी, वो सारी चीजें, कहीं वो शॉक वेव, हर एक विस्फोट के बाद एक वेव निकलती है जिसको हम शॉक वेव कहते हैं और विस्फोट से ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो ये शॉक वेव पहुंचाती है किसी भी एक चीज को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं इस बिल्डिंग से भी ज़्यादा दूर नहीं हूं। मैं भी इसी कहीं पास के एक सेक्टर में रहता हूं। तो इवन हमारे सेक्टर में भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि हम सभी लोगों को अपनी खिड़कियों को बंद रखना है और उसका जो महत्वपूर्ण जो एक रीज़न है वो यही है कि किसी भी तरह की जो डेब्री है या मिट्टी है या धूल है वो अंदर ना आ पाए। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ये डेब्रीज किसी को लगेंगी तो उससे चोट लगेगी। वो चोट कुछ भी नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस धूल के जो हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट है उसको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10, यहाँ पे 10 साइज बताता है उस पार्टिकल का, वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। और उसी के साथ PM2.5 जो यहाँ नहीं आएगा लेकिन हाँ PM10 जो है यहाँ पे रहने वाला है। और तीसरा कंसर्न जो है यहाँ पे जिसके बारे में मैं सबसे पहले तो हमारी अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस बात को लेकर के कि इसका जो इम्पैक्ट हमारे आसपास जो जानवर होंगे उनके ऊपर जो आने वाला है, यानी कि जो वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स होंगे, काऊ होंगी, गाय होंगी या फिर आसपास जो पंछी होंगे, पक्षी होंगे, उन सभी लोगों के ऊपर, उन सभी जानवरों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है उसको हमें बचाना है, उसको रोकना है। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है हमारी अथॉरिटीज ने और इवन जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है एडिफिस+Z इस डिमोलिशन के लिए उन्होंने भी काफी अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए संदीप जी एक जल्दी से आपका कमेंट कि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आफ्टर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स अप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी लेकिन सवाल ये खड़ा होगा, जैसा कि जो हम बार बार कह भी रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जो जानवर हैं, जो पोल्यूशन होगा जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता हो, हालांकि इसकी संभावना बहुत लेसर 0.001% एक्सपर्ट कह रहे हैं लेकिन फिर भी संभावना है जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं अगर उनमें दरार आ जाती है, अगर उनकी नींव कमजोर हो जाती है, ईश्वर न करे कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसके लिए उन लोगों के मूल अधिकारों की बात कौन करेगा? संदीप जी देखिए, अभी कल हम लोग कुछ लोग अधिवक्ता बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात होती है जैसे जैसा आप बता रही हैं, क्योंकि इस तरह की बात कोच्चि में जब डिमोलिशन हुआ था तो उसके बाद 4-5 किलोमीटर तक धूल और इस तरह की चीजें हुई थी। तो हम लोगों के मन में भी है कि कहीं लिटिगेशन का मामला ना शुरू हो, क्योंकि एक प्रॉमिस तो किया गया है कि जो भी डैमेज होगा आसपास की बिल्डिंग को उसको हम रिपेयर करेंगे। लेकिन कोच्चि और नोएडा में एक छोटा सा मेजर डिफरेंस है कि कोच्चि में जहां पर ये डिमोलिशन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां का जो आसपास का एरिया था वहां पर कोई रिहायशी एरिया नहीं था, पास बिल्डिंग्स नहीं थी। यहां तो 9 मीटर के डिस्टेंस पर ही दूसरे रिहायशी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स है, इसके अलावा एक गाँव भी वहां पर पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को है संदीप जी।
इसीलिए यहाँ पे जो खतरा इन्वॉल्व है वो थोड़ा ज्यादा है। और अभी 2:30 बजे ये चीज क्लियर होगी कि कितना नुकसान हुआ है या कुछ इस तरह का हुआ है। वैसे मेरी प्रार्थना है कि सारा कुछ शांतिपूर्वक हो और किसी तरह की अनहोनी ना हो, क्योंकि एक एक्सपर्ट टीम इसमें काम कर रही है और सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसे कुछ डैमेजेज होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या टाइम बाउंड मैनर में जो विक्टिम होंगे, जिनके घरों को नुकसान पहुंचेगा, क्या अथॉरिटीज करेंगी और उन्हें भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा या कोर्ट कचहरी न्यायालय की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मामला बड़ा गंभीर होगा। लेकिन मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो और देखते हैं 2:30 बजे कैसे क्या होता है। बिल्कुल, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ अब अच्छा और गुडी गुडी हो जाए। आपसे देखिए, क्योंकि 12:30 हो रहे हैं, आपसे महज 2 घंटे का ही वक्त बाकी है और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जरा ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो ट्विन टावर गिराने से जुड़ी हुई है, नजदीक आ गया है ट्विन टावर के ध्वस्त होने का समय। ध्वस्त होने में अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त ही बाकी है। 2 घंटे के बाद 9 सेकंड में भ्रष्टाचार की ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 6 लोगों की मौजूदगी रहेगी जो इस लास्ट प्रोसेस को अंजाम देंगे। ट्विन टावर को ध्वस्त करने का समय आ चुका है। एक के बाद एक काउंटडाउन बीते 24 घंटे से शुरू हो चुका था और अब महज 2 घंटे के बाद ही 9 सेकंड के अंदर ही भ्रष्टाचार की ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। 100 मीटर के दायरे में सिर्फ वो लास्ट अंतिम टीम के लोग होंगे जो इस अंतिम प्रक्रिया को अंजाम देंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जेट डिमोलिशन कंपनी जो साउथ अफ्रीकन कंपनी है, जिसके साथ मिलकर एमरल्ड कंपनी एडिसिव कंपनी इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दे रही है, उसके ही लास्ट मेंबर्स होंगे, वो लास्ट यूनिट होगी और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर सीधे जोशित आपके पास आते हुए एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि ब्लैक बॉक्सेस लगाए गए हैं। अमूमन हम देखते हैं कि फ्लाइट्स में इन ब्लैक बॉक्सेस के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स एक्सप्लोजन में इन ब्लैक बॉक्सेस का क्या काम है, थोड़ा सा अगर आप इसको क्लैरिफाई कर सकें। जी, दरअसल जैसा आप सब जानते हैं कि ऐसा पहली बार, ऐसा जो डिमोलिशन है वो पहली बार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हम सिर्फ एक डिमोलिशन ही नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर एक सीख या एक नई चीज या एक इनोवेशन को भी यहाँ पे जन्म दे रहे हैं। तो हमें हर एक चीज के ऊपर नजर रखनी है कि अगर हम ऐसा करें, जैसे हम चाहते हैं ईश्वर करे सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी हल्की फुल्की कोई जान को नुकसान नहीं, लेकिन कोई मान लीजिए टेक्निकल एरर आता है, तो उसके बारे में हमें आगे भी पता होना चाहिए, जिससे कि कभी आगे मौका लगे और वहां पे हमें इस तरीके का डिमोलिशन करना पड़े तो हमें वहां पर जानकारी रहे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जो कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है जिसकी हाइट 36 फ्लोर से ऊपर की होती है, तो एनबीसी जो आपका नेशनल बिल्डिंग कोड है, उन्होंने ये साफ बताया गया है कि भाई हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है 2 बिल्डिंग के बीच में 9 मीटर होनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके कई बार इसका ध्यान नहीं रखा जाता और इसीलिए आईआईटी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली और मैं जहां से बिलोंग करता हूं आईआईटी रुड़की, वहां की एक टीम बनाई है सिर्फ और सिर्फ यही देखने के लिए कि किस तरह से कोडल प्रोविजन का वायलेशन जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्सेस का मेजर रोल रहने वाला है वो रहेगा, यहाँ का जो डेटा रहेगा, यहाँ की जो जानकारी रहेगी, उसको ग्रास्प करना, उसको जान लेना, जिससे कि हम उसको आगे भी यूज कर सके, प्लस यहाँ का जो रिकॉर्ड है उसमें भी हम उस चीजों को अकोमोडेट कर सके, उसको भी हम लिख सके। यानी कि आगे ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल ब्लैक बॉक्सेस के जरिए से हमें मिल पाएगी। मेरे साथ प्रेम कश्यप स्पॉट से जुड़े हुए हैं, प्रेम के पास अभी चलना चाहते हैं। प्रेम, क्योंकि अब महज 2 घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया है, अब कहना चाहिए कि 1 घंटा 55 मिनट रह गया है जब इस डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इसलिए जो ये लास्ट मोमेंट होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। क्या देख पा रहे हैं अभी आप अपने आसपास, किस तरीके की हलचल? प्रेम, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
मुझे लगता है कि शायद प्रेम से हमारा कांटेक्ट टूटा हुआ है। संदीप जी आपके पास आते हुए, प्रेम के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले संदीप जी आपने कहा कि हर कोई ये चाह रहा है कि कोई कुछ भी ऐसा कोई अनहोनी नहीं हो, लेकिन फिर भी एक पर्सन, क्योंकि हम गुंजाइशों पर भी बात कर रहे हैं, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो आसपास के लोग हैं अब उनमें डर का माहौल पैदा हो चुका है। हम इसी मसले पर कल जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो आपके ही एक साथी ने ये कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि आसपास की बिल्डिंग्स को कोई प्रॉब्लम होती है या वहाँ रहने वाले जो रिहायशी लोग हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है और उनकी तरफ से अगर ये शिकायत सामने जाएगी, तब जाकर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो ऐसी कोई शिकायत नहीं करते हैं तो फिर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमूमन ये देखा जाता है आम आदमी कानूनी दांवपेच से दूर भागना चाहता है, वो बचना चाहता है। उसके भी कई हम बहुत डिबेट्स कर चुके हैं कि कितनी पेचीदगियां होती हैं, कितनी परेशानी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के मूलभूत अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? संदीप जी। देखिए, ये इकलौता मामला नहीं है जो इलीगली बना है, लेकिन बात यह है, सैल्यूट करना पड़ेगा आरडब्ल्यूए की टीम की, जो अपने लड़ाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सोचिए दिल्ली से करीब 700-800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके मुकदमे की पैरवी करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट दूर होने से कितनी दिक्कत होती है इधर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को या एनसीआर के लोगों को अपने मामले को खासकर न्यायालय की शरण में ले जा पाना, वो भी हाईकोर्ट के सामने। तो हमें देखना होगा कि जो टीम लगी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मामले के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी, तो निश्चित ही वो टीम आधे अधूरे काम नहीं छोड़ेगी। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो किसी को फाउल प्ले करने के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेगी, निश्चित ही अपने अधिकारों के लिए और जो विक्टिम है उनके लिए लड़ेगी और न्याय होगा। इसमें इस बात के लिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। बाकी आप देखिए, जहां पे एनवायरमेंट का मामला है, यहाँ पर हमें मीडिया को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर कोई मामला ऐसा आता है जिसमें पर्यावरण को नुकसान होता है या सार्वजनिक तौर से कोई ऐसी चीज होती है जिससे कि लोगों को, जनमानस को स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए किसी तरह की समस्या खड़ी होती है, तो मीडिया को मजबूती से इस मामले को उठाना होगा। आपने बड़ा अच्छा हेडलाइन दिया है अपने प्रोग्राम का कि टावर तो गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सवालों का क्या होगा। तो निश्चित ही आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। अगर आप सवाल उठाना बंद करेंगे तो शायद ये कहानी फाइलों में दब जाएगी और जो लोग सवाल खड़े करने पड़ेंगे और इसीलिए उनके अधिकारों की बात हम ज्यादा कर रहे हैं। हम लगातार बीते 48 घंटे से ट्विन टावर गिरेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नॉर्म्स है, इन पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों पर जिन पर इसका असर हो सकता है उनके मूल अधिकारों का क्या होगा। संदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ, जोशित आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो पूरा अब देखिए, अब 2 घंटे से भी कम कहना चाहिए, अब 1 घंटे 45 मिनट का ही वक्त लगभग रह गया, 1 घंटे 40 मिनट का वक्त रह गया है जब इस पूरी बिल्डिंग को हम जमींदोज होते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने भी देखा होगा, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग बातें कर रहे हैं। कोची में जो एक्सप्लोजन हुआ था, कंट्रोल एक्सप्लोजन के जरिए बिल्डिंग गिराई गई थी, उसका और आज जो नोएडा में होने वाला है उसको लोग कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं। वहाँ की और यहाँ की परिस्थिति में आपको मेजर डिफरेंस क्या नजर आता है? जोशित जी, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है विसिनिटी का, यानी कि आसपास जो इलाका है उसको लेकर के। और मैं कहूँगा इकलौता यही एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो एक ये केस हुआ है कोची वाला, वहाँ पे आसपास आपकी इस तरह की सोसाइटी, एंड आसपास तो छोड़िए, यहाँ तो इवन 9 मीटर पर ही आप देख सकते हैं इतना बड़ा रिहायशी इलाका है कि उसमें शायद ही कोई ऐसा अपार्टमेंट होगा जो खाली होगा और वहाँ लोग रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे अंतर था। और जब ये एनवायरनमेंट वाली बात आएगी तो यहाँ पे भी इन दोनों ही जगहों में काफी बड़ा अंतर भी है। देखिए, जो अगर नोएडा की हम बात करें, नोएडा या दिल्ली या एनसीआर की हम बात करें, तो जो हमारा पूरा देश है, पूरा इंडिया, इवन वर्ल्ड, हमने इन सबको एक सिस्मिक जोन में बांटा हुआ है। तो नोएडा जो है, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें या एनसीआर रीजन की बात करें, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। और जिन लोगों को नहीं पता 4 की इंटेंसिटी कितनी होती है, तो गुजरात में, जो कच्छ में, जो आप लोग को याद होगा, वो गुजरात जोन 5 में आता है, नोएडा जोन 4 में ही है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन रहा होगा इस बिल्डिंग का, वो कोची के कंस्ट्रक्शन से काफी हद तक अलग भी होने वाला है। काफी लोगों को इस बात का डर भी है और होना भी चाहिए कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी तो उसकी वजह से वाइब्रेशन भी होंगे,
लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने कुशनिंग जो है इस बिल्डिंग के जो बॉटम है उस पर कुशनिंग की जाएगी, जिससे कि जब मटेरियल गिरेगा तो जो वाइब्रेशन है उसको हम कम कर सके। आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, बट कम करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है। और बाकी जो आसपास की बिल्डिंग्स है जो कोची में नहीं थी और यहाँ पर है, उनको कैसे हम इम्पैक्ट से रोकेंगे, उस चीज का भी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्मिक जोन जो होते हैं इसको हमें कंसीडर, इसको हमें रखना पड़ता है हमारे कंस्ट्रक्शन के डिजाइन के दौरान, इसको हमें याद रखना पड़ता है। इसके बहुत सारे प्रोविजन है, इतने सारे इंडियन स्टैंडर्ड के कोड्स हैं जहां पे हम इन चीजों पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के चलते हैं। कोई भी अगर एक कॉलम, कोई भी एक लोड, मान लीजिए कोई एक बीम है, अगर वो 2 किलो न्यूटन या 1000 किलो न्यूटन का लोड ले सकती है तो कभी हम उसको 1000 के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, हमेशा हम उसको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं। और आज की जो स्थिति है वो उस चीज के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है, और ये मेरी नजरों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है। यानी जोशित, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नोएडा जिसको 4 सिस्मिक जोन में रखा गया है, उस तीव्रता का भूकंप अगर अर्थक्वेक झेल सकता है तो उससे कम तीव्रता का ये एक्सप्लोजन होने वाला है, और इसीलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, इसको आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और उसको हमने कम करने के लिए जो है वो कुशन भी लगाए गए हैं, यहाँ पे कुशनिंग की गई है पूरे सरफेस की, जिससे कि जब मटेरियल गिरेगा तो वो आसपास की जो बिल्डिंग है, क्योंकि आपको पता होगा जितनी लंबी बिल्डिंग होती है वहां पे आपके नीचे बेसमेंट्स भी होते हैं पार्किंग के लिए, तो हमें उन पार्किंग जोन्स को भी बचाना है, कहीं ऐसा ना हो कि वही ध्वस्त हो जाए, तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, तो यानी पूरी तरीके से जो SOPs है उनका ख्याल रखा जा रहा है जोशित, और एक एक चीज को क्लियर भी कर रहे हैं, इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रेम को भी मैं अब स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। पहले मैं प्रेम के पास चलना चाहती हूँ। प्रेम, अब सिर्फ 1 घंटा 40-45 मिनट का ही वक्त रह गया है। ये कहा जा सकता है कि अब कुछ ही देर के बाद ही, कुछ ही घंटे के बाद ही ये बिल्डिंग इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। अभी आपके आसपास आप क्या हलचल देख पा रहे हैं? हालांकि मीडिया को 600 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, लेकिन फिर भी जो हलचल है वो अपने आसपास आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो स्मोक गन था उसका टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, क्योंकि 1 घंटे का मात्र समय बचा हुआ है और इसके लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो सायरन की आवाज आई थी, हर 15 मिनट में सायरन बजाया जा रहा है, जिसके बाद टेस्टिंग हो पा रही है और पूरी प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से चल पाए, इसको लेकर जो है एक वार्निंग का मैसेज दिया जा रहा है सायरन के द्वारा। हर 15 मिनट पे सायरन बज रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि जो अभी फॉग गन का किया गया, फॉग गन का टेस्ट किया गया, इसके बाद जो है वाटर कंटेनर को भी जगह जगह जो है लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए जैसे ही ये डेमोलिशन होगा इसके बाद जो है धुंध बहुत तेजी से फैलेगा, इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं आपको बता दें एक जो एरिया है जो सबसे अलग है वो है कि यहाँ से थोड़े दूर पे एक गांव बसता है लावली, तो वहां पर जो है वहां के लोग इसको लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि यहाँ को लेकर तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। 1 किलोमीटर का रेडियस पूरी तरीके से कंट्रोल्ड में भी है, और लेकिन 1 किलोमीटर के अपार्ट जो है, जो कि 3 किलोमीटर बताया गया है दायरा कि जिसका पॉल्यूशन फैलेगा, और जो अस्थमा के मरीज है, डायबिटीज के मरीज हैं, बूढ़े पुराने, मतलब उनको परेशानी होगी। तो इसको लेकर जो गांव वाले बहुत चिंतित है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास ना अभी तक कोई गाइडलाइंस आई, ना प्रोटोकॉल्स आया, और हमें कुछ बताया नहीं गया, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि प्रेम, आपसे मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि उस गांव को भी खाली करा लिया गया है, उस गांव को भी सैनिटाइज किया गया है, दूसरे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर गांव वालों को वहां पर पहुंचा दिया गया है। देखिए, हम गए थे, अभी हमने बात की जब हम क्रॉस कर रहे थे तो कुछ गांव वाले आए, हमसे बात करने लगे। उनका कहना था कि सबके लिए तैयारियां हैं, लेकिन हमारे लिए कोई तैयारी नहीं है, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इस तरह की बातें जो है गांव वालों के द्वारा कही जा रही है। क्योंकि क्या उस गांव को सैनिटाइज कराया गया है? क्या गांव खाली कराया गया? गांव में नहीं, गांव को खाली नहीं कराया गया, वहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पर जानवर भी रह रहे हैं, और जो इंसान सीधी तस्वीर आ रही है। प्रेम, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, ये सीधी तस्वीरें आ रही है, मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक पल की जानकारी, एक एक क्षण की जानकारी, लास्ट मोमेंट की जो सबसे बड़ी और अहम तैयारी होती है उसे मॉनिटर किया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर का रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले सायरन बजेगा। जैसा कि प्रेम में अभी बता भी रहे थे कि बार बार सायरन बज रहा है, और ब्लास्ट के पहले भी ये सायरन बजेगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले
सायरन बजेगा दोपहर 2:15 बजे, ये सायरन बजेगा। ब्लास्ट के बाद ही ये सायरन बंद होगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए। अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर को ट्रैफिक पुलिस ने वो नंबर जारी किया है। आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं उस हेल्पलाइन नंबर पर। कुल मिलाकर पूरी तैयारियां लास्ट मोमेंट पर पहुंच चुकी हैं। प्रेम के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप जी अब आपके पास आते हुए आपने सुना जैसा प्रेम बता भी रहे हैं कि अपार्टमेंट्स जो आसपास के हैं उनके लिए तो थोड़ी सी तैयारियां कर ली गई हैं। उनको सांत्वना भी दी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी की नहीं होगी, और होगी तो सब खड़े हुए हैं। लेकिन उस गांव का क्या, जो आसपास के गांव के इलाके के लोग हैं जिनकी परेशानी अभी उनकी पेशानी पर दिख रही है, जिनकी चिंता है कि उनका क्या होगा, परेशानी तो उनके घरों पर भी होगी, पोल्यूशन तो उन तक भी पहुंचेगा। संदीप जी देखिए, मैंने यही अंदेशा पहले जताई आपसे कि आपने जो कहा है ना कि टावर तो गिर जाएगा, उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद अथॉरिटीज ग्रीवांसेज को, पब्लिक के कंसर्न को कैसे एड्रेस करती हैं। क्योंकि हम अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें उसमें तो टावर गिराने का आदेश है, कर्मचारियों जो नोएडा अथॉरिटी के इन्वॉल्व हैं, बाकी सारे लोग, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की भी बात है। लेकिन कार्यवाही कैसे शुरू होगी, क्या टाइम फ्रेम होगा, इन सब के बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। तो जब तक स्पष्ट आदेश नहीं होता है, जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती है अथॉरिटीज के द्वारा, तब तक हम जानते हैं कि सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना ऐसा हो, क्योंकि गांव के लोग हैं, इनका कोई इस तरह से संगठन तो है नहीं, RWA तो है नहीं कि अपनी पैसा इकट्ठा कर लेंगे और जाकर के मामले की पैरवी कर लेंगे। तो इन सभी लोगों के मामले को मैं कह रहा हूं कि मीडिया को त्वरित उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी टाइम फ्रेम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें, क्योंकि आज भी जो ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को ही आप देख लीजिए कि 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मसला जाता है। 2012 में लोग पहुंचे हुए थे, सीधे तौर पर इस पूरी भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। 2012 से 2022 में हम आ चुके हैं, यानी ये टाइम फ्रेम इतना बड़ा हो गया कि एक भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को गिराने में इतना वक्त लग गया, तो फिर जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं उनके मूलभूत अधिकारों को दिलाने के लिए कितना वक्त लगेगा, इसकी जिम्मेदारी भी तय करने की जरूरत पड़ेगी। संदीप जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए, 13 साल की ये लड़ाई है, एक दिन में टावर खड़ा नहीं हुआ। और इसकी लड़ाई जो है हाईकोर्ट, मैंने कहा ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के गौतम बुद्ध नगर से मामले की पैरवी करना या आम जनता के बस की बात नहीं थी। जब तक बहुत बड़ा संगठन और बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति आपके पास ना हो, आप तो ये संभव ही नहीं है। और इसी का फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR के जो गलत काम करने वाले हैं, या बिल्डर कहें या ये कहें कि अथॉरिटीज है, सभी इसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतनी दूर न्यायालय में जाकर के लड़ाई कोई लड़ेगा नहीं। तो मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि इस मामले में जहां तक हो सके टाइम फ्रेम में जिम्मेदारी फिक्स की जाए और बताया जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर नुकसान होता है, और किसके पास लोगों को जाना है। बिल्कुल, टाइम फ्रेम एक फिक्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इन सबके बीच तीनों मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन कुछ जानकारियां देना चाहेंगे खासतौर से ट्विन टावर से जुड़ी हुई। जरूरत है कि ट्विन टावर के बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस ट्विन टावर को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है। ध्वस्त इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी भी नॉर्म का इन्होंने पालन नहीं किया है। ट्विन टावर से रिलेटेड कुछ जानकारियां आई है, जल्दी से आपको देने की कोशिश करते हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ट्विन टावर जिसमें दो ट्विन से ही समझ में आ रहा है कि दो दरअसल इसमें टावर्स है, ए टावर, बी टावर। 500 मीटर की दायरे में फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जब इसे एक्सप्लोसिव के जरिए ध्वस्त किया जाएगा, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होगा, फिर भी उसका असर कुछ हो सकता है, इसलिए पूरा सैनिटाइज किया गया है। 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। इसके अलावा जल्दी जरा बढ़ते हैं, इसके साथ ही साथ 500 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। खास तौर से आपदा की कोई स्थिति आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से क्विक रिएक्शन दिया जाए, सभी इन पर जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ तो कर लिया गया है। 62 मंजिल है ये बिल्डिंग। 62 दरअसल दो है, ए टावर, बी टावर, जिसमें ए टावर में 32 और बी टावर में 30 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा दोनों टावर्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक टावर की ऊंचाई 102 मीटर है और
दूसरे टावर की ऊंचाई 97 मीटर्स है। यानी विष्णु स्तंभ, जिसे आप कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, उस विष्णु स्तंभ से भी ऊंची है ये टावर। और जब बिल्डर्स की तरफ से कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया गया था, तो उस वक्त बाकायदा इस चीज को एडवर्टाइज किया गया था कि आप विष्णु स्तंभ से भी ऊंचे स्तंभ में रहेंगे। और जिस तरीके से ग्रीनरी की बात कही गई थी, लोग अट्रैक्ट होते गए, बायर्स अट्रैक्ट होते गए, बहुत जल्दी यहाँ पर बिल्डर्स को बायर्स भी मिल गए थे। अब लेकिन क्योंकि ये भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, इसलिए ध्वस्त हो रहा है। 3700 किलो विस्फोटक इसमें लगाया जाएगा। 9000 से ज्यादा छिद्र किए गए हैं, जिसमें एक्सप्लोजन्स भरे गए हैं। जब ये एक्सप्लोसिव होगा, जब ये एक्सप्लोजन होगा, बिल्डिंग ध्वस्त होगी, तो 3000 मीटर टन का जो मलबा है वो वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जो टीम जिस कंपनी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ध्वस्तीकरण की, उसने पूरी तरीके से ये प्लान कर रखा है कि जो भी मलबा हो वो मलबा कुछ सीधे रूप में यहीं पर इस जो गड्ढा बनेगा उसमें ही जाकर गिरे। यानी पूरी तरह से प्रिपरेशन की गई है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से जोशित के पास चलते हुए। जोशित, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब मलबा यहाँ पर इकट्ठा होगा और जो कहा जा रहा है कि वो मलबा जिस तरीके से इसको सेटल किया जा रहा है कि एक जगह, उसी जगह पर जो गड्ढा बनेगा एक्सप्लोजन के बाद, उसी गड्ढे में ही वो मलबा कलेक्ट हो जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा अगर आप बतौर इंजीनियर इस चीज को समझा सकें। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा था वो ये था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग सीधा नीचे जाएगी। तो उसी प्रोसीजर में ये चीज भी हमने इंक्लूड करी होती है कि जब ब्लास्ट होगा, यानी कि जो कंट्रोल्ड इम्प्लोजन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उस वजह से जो एक गड्ढा बनेगा उसी में ही हमारा सारा का सारा जो मटेरियल है वो अकोमुलेट यानी कि इकट्ठा होना चाहिए। अब जो मटेरियल वहां इकट्ठा होगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हवा में जो मटेरियल रहने वाला है उसके लिए आपने खुद भी बताया था यहाँ पर कि स्प्रिंकलर्स को यूज किया जाएगा, जिससे कि वो मटेरियल को हम सेटल कर सकें। उसी के साथ स्मोक गन्स का भी यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, जिससे कि हम वो जितना भी पोल्यूशन होगा उसको रोक सकें। और एक यहाँ पे जो चैलेंज जो फेस कर सकती है अथॉरिटीज, वो होगी कि अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है या किसी भी तरह से यहाँ पे पानी जो है वो आ जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो सबसे बड़ा इशू जो फेस हो सकता है अथॉरिटीज के द्वारा वो है कि जो पानी, जब बारिश अगर मान लीजिए होती है, तो जो एक्सप्लोसिव का मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं हमारे जो जमीन है उसमें रिसता हुआ नीचे ग्राउंड वाटर में मिल सकता है। और आगे जाकर के कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर सबमर्सिबल का यूज करके या पंप का यूज करके उस पानी को कंज्यूम करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। तो आशा करेंगे कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो। बाकी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सारा मटेरियल को एक ही जगह अकोमुलेट करेंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि मटेरियल बाहर की तरफ ना फैले, और दूसरा एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी यहाँ पर है, क्योंकि इस मटेरियल को, इसकी भी एक कीमत होती है जिसको सेल करके जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। आपने जोशित मुझे एक और मौका दे दिया कि मैं सीधे संदीप जी से सवाल करूं, क्योंकि पहली बार जोशित ने एक बहुत क्लियर कट बात कही कि भाई नोएडा में अक्सर देखा जाता है संदीप जी, सबमर्सिबल का जो वाटर है, जो आसपास के गांव हैं, वहां पर अमूमन जो पीने का पानी है उसके माध्यम से ही प्राप्त होता है। और अगर जैसा कि जो संभावना जोशित ने व्यक्त की, पहली बार है जोशित, आप इसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हम बीते 24 घंटे से बहुत सारे इंजीनियर्स से बात कर रहे हैं, बट उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया। थैंक यू सो मच कि आपने इस तरफ ध्यान आपने जरूर दिलाया है। तो संदीप जी, सवाल आपसे ही होगा कि अभी तक तो हम सिर्फ आसपास के लोगों से सिर्फ हम एयर पोल्यूशन को लेकर ही बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो वाटर पोल्यूशन का भी की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशंका ऐसी हो रही है, जैसा कि जोशित ने उस तरफ एक हिंट आउट भी किया है। संदीप जी, देखिए, पॉल्यूशन तो एयर में भी होगा, वाटर में भी होगा और ध्वनि प्रदूषण भी होगा, सारे जगह प्रदूषण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्डिंग गिराने से। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इस मुद्दे को हमें समझना होगा कि ये प्रोग्राम जो चल रहा है 2:30 बजे तक ही नहीं चलना चाहिए, 2:30 बजे के बाद भी ये प्रोग्राम चलना चाहिए, क्योंकि असली कहानी तब शुरू होगी जब ये टावर गिर जाएंगे, जब ये मलबा टाइम से हट जाएंगे। टावर का मलबा हटना और पर्यावरण का सुदृढ़ रहना, सुरक्षित रहना अगर सुनिश्चित हो जाता है, तभी मीडिया को इस लड़ाई को छोड़नी चाहिए। मीडिया का काम ये नहीं है कि अभी चैनल जैसे विस्फोट हो जाए, टावर ढह जाए, कैमरा उठा लिया, अपने अपने स्टूडियो में वापस हो गए। नहीं, हमें फॉलो करना पड़ेगा
कि क्या हवा का लेवल इंटैक्ट है, क्या जो पानी का लेवल है, पानी का जो स्तर है या पानी की जो गुणवत्ता है उसमें किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से हमें चेक कराना पड़ेगा, मीडिया को कराना पड़ेगा। बिल्कुल संदीप जी, वैसे यहाँ पर क्लियर कर दें कि जब तमाम मीडिया बीते 72 घंटों से 3-4 दिनों से ट्विन टावर ध्वस्त होने की पूरी रिपोर्ट्स दे रहा था, हमने सबसे पहले वी वर द फर्स्ट चैनल जिसने सबसे पहले ये सवाल खड़ा किया था कि टावर तो गिर जाएगा लेकिन सवाल खड़े कर जाएगा। उन लोगों का क्या होगा जो टावर गिरने के बाद जो जिनको प्रॉब्लम्स होगी, उनके लिए हम इस अभी से ही आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए हम लगातार इस मसले को उठाते रहेंगे क्योंकि उनका पुरसा हाल लेने की जरूरत होगी। जो आसपास के गांव हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उन तक क्या परेशानी हो रही है, उनकी आवाज उठाने की जरूरत होगी। और बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ जितने भी एडवोकेट्स जुड़ रहे हैं वो इस मसले को समझ रहे हैं संजीदगी के साथ और स्वयं कह रहे हैं कि अगर कोई आगे नहीं आता तो वो खुद इसके लिए PIL डालेंगे।